नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिंबसार गौतम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिंबसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आप टॉपिक देखकर समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो समानता श्रेणी पर होने वाली है। दरअसल ये की रिक्वेस्ट वीडियो है जो लगभग 3 सप्ताह पहले आ जानी चाहिए थी, परंतु निजी कारणों की वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई। तो चलिए आज हम समानता श्रेणी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समानता श्रेणी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम, जिसे हमें इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। फिर इसके बाद हम समझेंगे श्रेणी। इसे बोलते हैं सीरीज। फिर समझेंगे हम श्रेणी। प्रोग्रेशन। तो हमें इन तीनों के बीच अंतर पता होना चाहिए कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले हम अनुक्रम की बात करते हैं। अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समुच्चय या विन्यास जो किसी नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट या विन्यास, जिसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट, जो किसी नियम के अनुसार किसी नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में हो, एक निश्चित क्रम में हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। ठीक है। तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय या विन्यास जो किसी नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 और 1 3 9 27 81 और 5 4 8 3 1 2। तो हमने यहां 3 उदाहरण लिए हैं। पहला है 1 3 5 7 9 11। तो हम देख रहे हैं कि
जो संख्या है अपने से पूर्व वाली संख्या में 2 जोड़ने पर हमें यह प्राप्त अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या होगा, अपने से पूर्व संख्या में +2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये एक क्रम में है। दूसरा देखो 1, 3, 9, 27, 81। हम देख रहे हैं कि ये संख्या अपने से पूर्व संख्या में 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अपने से पूर्व संख्या में 3 से गुणा करके हमें नई संख्या अगली संख्या से प्राप्त हो रही है समुच्चय की। अब देखते हैं अगला जो उदाहरण है 5, 4, 8, 3, 2, 3, 1, 2। तो क्या ये एक अनुक्रम में है? बताइए, क्या ये एक अनुक्रम में है? नहीं, क्योंकि इस समुच्चय की जो प्रत्येक संख्या अपने से पूर्व किसी संख्या जो अपने से पूर्व वाली जो संख्या किसी नियम के अनुसार नहीं बनी है। अतः हम यह बता पाने में असमर्थ हैं कि इस समुच्चय में अगली कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए, ये क्या है? ये समुच्चय के अवयव है। क्या है? ये समुच्चय के अवयव। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये अवयव है। तो समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्म कहलाते हैं। आई बात समझ में? जो समुच्चय की जो अवयव है वो अनुक्रम के पद कहलाते हैं। तो यह बात हुई हमारे अनुक्रम की। अब बात आएगी श्रेणी। सीरीज। श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम के पदों को प्लस साइन और या माइनस साइन के साथ अगर हम संबंधित कर दें तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। चलिए, किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं। तो उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे
8 3 -7। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हो गया हमारा प्लस का 8, द्वितीय पद कितना हो गया, प्लस का 3, और तृतीय पद कितना हो गया, माइनस का 2। इस तरह चतुर्थ पद पंच, इस तरह से हम आगे इसके पदों को लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारी होगी श्रेणी। अब बात आती है कि श्रेणी कितने प्रकार की होती है, श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो श्रेणी दो प्रकार की होती है। श्रेणियां दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, पहली है इसमें परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी कहेंगे। यानी कि उसमें हम पदों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें हम पदों को गिन सकते हैं उसे हम परिमित श्रेणी के रूप में रखते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। अब बात आती है अपरिमित श्रेणी। दूसरी है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज। तो ये क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित ना हो या जिसके हम पदों की संख्या को गिन ना पाए उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ऐसी श्रेणी, वो ऐसी श्रेणी
जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित ना हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। इसके बाद आता है श्रेणी। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। इन प्रतिबंधों की विशेषता के अनुसार श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाता है। इन प्रतिबंधों की विशेषता के अनुसार श्रेणी का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है। तो कौन कौन सी हमारी श्रेणियां हुई? नंबर 1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी हो गई इसमें गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसे बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी है इसमें हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी
इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो तीन प्रकार की श्रेणी होगी, तो समांतर श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी और हरात्मक श्रेणी होगी। आज हम केवल समांतर श्रेणी की ही बात करेंगे। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जो अपने से पूर्व वाली प्रत्येक पद अपने से पूर्व वाली संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर हमें प्राप्त होती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। घटाई जाती है, जैसे 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें एक निश्चित राशि 2 को इसमें बार बार घटाया जा रहा है, तो ये क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी है। अब बात आती है इसमें सार्व अंतर। सार्व अंतर इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर जोड़ी या घटाए जाने वाली कोई निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। जोड़ी या घटाई जाने वाली कोई निश्चित संख्या उसको हम पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। पदांतर या सार्व अंतर
कहते हैं। इसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में कि जोड़ियां घटाई जाने वाली कोई निश्चित संख्या पदांतर या सार्वंतर कहलाती है, कहते हैं। इसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करा था? डी से। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो पद है कौन सा, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। इसी तरह से हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। इसी तरह से हम चौथे पद से तीसरा पद घटाते हैं, तभी तो हमको सार्वंतर मिलता है। इसी तरह से हम करते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, टी आरवें पद में से हम उससे आर माइनस हुआ पद हम इसमें से घटाएंगे। तो जहां टी आरवा पद है, आरवा, जहां ये टी आर क्या है, आरवा पद है। अरे बात समझ में? तो हम देखते हैं प्रत्येक दो पदों के बीच जो सार्वंतर है वो हमेशा समान रहता है। अब बात आती है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का व्यापक पद। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। माना समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या माना हमने? ए मान लिया। कितना मान लिया? ए। और इसका समांतर श्रेणी का सार्वंतर हमने माना डी, ठीक। तो हमारे पास हमने प्रथम पद क्या हो गया? पहला पद। इससे पहले हम लिख लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? समांतर श्रेणी हो गई। इसमें पहला पद क्या हो गया? T1, ये कितने के बराबर है?
ए के, कितने के बराबर है, ए के। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 इंटू डी और ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना था, ए को हमने इस रूप में लिख लिया 0 इंटू डी, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दें या 0 को किसी भी संख्या से हम गुणा कर लें तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस रूप में लिख लिया। और 0 को भी हमने क्या लिखा, 1 माइनस 1, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आ जाता है। लेकिन हाँ, आपने अपनी सुविधा के लिए इस तरह से लिख लिया। अब दूसरा पद हो गया हमारा T2। ये हो जाएगा a प्लस डी। इसको हम लिखेंगे a प्लस 1 इंटू डी, और इसको 1 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिख लेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 में से हम जब 1 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह से लिख लिया। अब आता है तीसरा पद हमारा हो गया T3। ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी और a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। इसी तरह से हम जब आगे करते चले जाएंगे तो फिर आएगा nवां पद। कितना हो जाएगा, Tn कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या निकालना, nवां पद। तो हम क्या काम कर रहे थे, जो उन सभी पद निकाल रहे थे तो हम उसमें से 1 घटा रहे थे। तो इसी तरह nवां पद निकालेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये nवां पद हो गया। यदि किसी श्रेणी में n पद है तो उसका nवां पद उस श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है। ये याद रखना है। यदि किसी श्रेणी में n पद हैं तो उस श्रेणी का nवां पद उस श्रेणी का, यदि किसी श्रेणी में n पद है तो उस श्रेणी का nवां पद अंतिम पद होगा। अंतिम पद जिसे बोलते हैं हम लास्ट टर्म। इसे हम लास्ट पद को किस से लिखते हैं, L से लिखते हैं। अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं। और जब इसको L से प्रदर्शित करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। कहीं कहीं इसको अंतिम पद को हम b भी लिख लेते हैं। अगर हम अंतिम पद को
अगर हमने b मान लिया तो ये हो जाएगा b बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम इसको b मानेंगे तो ये b बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये श्रेणी का क्या होता है, ये nवां पद ही श्रेणी का व्यापक व पद कहलाता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, सम ऑफ n term of AP। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम निकालेंगे। तो मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम या पहला पद बराबर हो गया a, और सार्वअंतर इसका क्या कहलाएगा, सार्वअंतर बराबर हो गया d। अंतिम पद हो गया इसमें l। अंतिम पद को हमने l ले लिया। फिर एक चीज और रह गई इसमें, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कर दिया Sn। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तब Sn बराबर n/2 2a, या इसको हम इस पहले से इस तरह रखते हैं a प्लस l। ठीक है, ये इसका n पदों का योगफल होगा। कब, जब प्रथम पद और हमें अंतिम पद पता हो। या अगर हम यहाँ इस l का मान रख दें तो कितना हो जाएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां हमें पता है, अभी हमने निकाला था, जहां l बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रखा, यह एक a है, एक a है, तो कितना हो गया, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दूसरा सूत्र बन गया हमारा, दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा दो फार्मूले हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बात आती है कि फार्मूले कैसे आए, इसको भी जान लेते हैं। तो हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। Sn बराबर कितना हो गया, a प्लस d a प्लस 2d।
अंतिम पद हो गया हमारे पास L प्लस L माइनस डी, ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। कितनी हो गई है? समीकरण 1 हो गई। अब इनके पदों के क्रम उलट दो। पदों के क्रम उलटने पर अब क्या हो जाएगा? ये एस एन बराबर लास्ट पद क्या है? एल प्लस एल माइनस डी, और कितना हो जाएगा फिर ये? एल माइनस 2D, और लास्ट में आ गया हमारे पास A प्लस डी और प्लस का A। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें? जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Sn, और Sn कितने हो गए? 2Sn हो गए। 2Sn बराबर, इनको जोड़ो A प्लस L, तो ये कितना हो गया? A प्लस L, फिर कितना हो गया? A प्लस डी प्लस L माइनस डी, और लास्ट में देखो L माइनस डी प्लस A प्लस डी, और लास्ट में L प्लस A लिखो या A प्लस L लिखो। चलो, ये कितना हो जाएगा? A प्लस L। ठीक है, अब क्या है इसमें? ये D से D कट जाएगा, इधर भी D से D इस तरह से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा 2Sn बराबर A प्लस L, यहाँ भी A प्लस L बच गया, और ये भी A प्लस L और A प्लस L। ठीक है, A प्लस L बच गया, तो ये हो गया 2Sn बराबर A प्लस L और A प्लस L कितनी बार है? N बार। N बार, जहां पदों की संख्या n है। क्या है? जहां पदों की संख्या n है। तो जब ये n बार लिखे गए हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2Sn बराबर 2 इंटू n बार लिखा गया तो n इंटू A प्लस L। ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 और A प्लस L। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल आया था। और मैंने कहा था कि L बराबर कितना है? जहां L बराबर हो गया A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये इसमें मान रख दो, तो कितना हो जाएगा? Sn बराबर n/2 A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये मिलकर कितना हो गया? A 2A के बराबर हो गया। तो Sn बराबर n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये इस तरह से हमारा ये फार्मूला
निकल कर आया था। देखिए इस तरह से ये फार्मूला हमारा निकल कर आया था। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के हमारे पास ये फार्मूले आ गए। चलिए अब आप देखते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य पहले हम निकालेंगे दो राशियों के बीच। पहला हो गया दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मान लीजिए, माना दो राशियों के मध्य समांतर माध्य ए है। क्या मान लिया हमने? समांतर माध्य ए मान लिया। तो ए, कैपिटल ए, बी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। अगर ये होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए बराबर b माइनस ए, कैपिटल ए। ठीक है, सार अंतर बराबर है इनका, सार अंतर बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? a इधर जाएगा तो कितना हो गया? 2a बराबर b माइनस ए। तो a बराबर हमारा हो गया b माइनस ए अपॉन 2। तो दो राशियों के बीच जो समांतर माध्य निकल कर आएगा वो b माइनस ए बाई 2। अब बात करते हैं दो राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। दूसरा हो गया कि दो राशियों और के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। तो n समांतर मान लीजिए, माना a और b के बीच a1, a2, a3, an समांतर माध्य हैं, समांतर
माध्य हैं, मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, A1, A2, A3 कितना हो जाएगा, AN और कितना हो जाएगा B। ये कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, और पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, n तो यही होगा समांतर माध्य, और दो a और b दो राशि होंगे, तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, n+2। ठीक है, n+2 हो गई, पदों की संख्या हमारी n+2 हो गई। तो n+2 पद, अब बताओ n+2 पद कौन सा हो जाएगा हमारा, उस श्रेणी का अंतिम पद होगा। अंतिम पद को हम या तो b से लिखते हैं l से लिखते हैं, तो हमारा हो गया l, या b लिख लीजिए, b बराबर कितना हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। n की जगह हम कितना रखेंगे, पद हमारे कितने हो गए, n+2, तो ये हो जाएगा n+2 -1 इंटू डी। तो कितना हो गया, b बराबर a घट जाएगा तो n+1 इंटू डी। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो गया b - a और n+1। ठीक है, तो ये हमारा सार्व अंतर आ गया। कितना आ गया, सार्व अंतर आ गया। तो जब हमें सार्व अंतर पता चल गया तो हम a1 आसानी से निकाल सकते हैं। तो d हमारा आया है b - a n+1। तो a1 निकालने के लिए हम क्या हमारा पास है a+d। तो a+d का मान आया हमारे पास b - a और n+1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे a से कर लो, an + a + b - a अपॉन कितना हो जाएगा, n+1। तो ऊपर क्या कटा, a से a काट दिया हमने, तो ऊपर बच गया हमारे पास an + b और n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास a1 आ गया। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, a2 निकाल दें। a2 कितना हो गया हमारे पास, a+2d। तो a का मान a है और 2 इंटू d का मान हो गया b - a अपॉन n+1। हल कर लेते हैं इसको, हल करके कितना आ गया, an + a + 2b - 2a अपॉन n+1। अब इसमें से कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, कटेगा तो कुछ नहीं, तो बचेगा यहाँ हमारे पास an 2a में से a गया तो माइनस का a और प्लस का 2b अपॉन n+1। तो ये बच गया हमारे पास, a बाहर निकाल लेंगे तो n-1 a और यहाँ बच गया 2b अपॉन 2, यहाँ हमने लिखा था 2b, अच्छे इसमें कम हो गया, और ये हमारे पास हो गया n+1। तो इस तरह से हमारे पास a2 का मान आ गया। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं an का।
किसका निकाल सकते हैं, an। तो an कितना हो गया, a प्लस एन डी। a प्लस n का मान है हमारा, n इंटू डी का मान है हमारे पास b माइनस a और n प्लस 1। इसकी गुणा कर लीजिए, a प्लस an प्लस a प्लस एन बी माइनस एन ए। कितना हो गया, n प्लस 1। ऊपर से कुछ कट रहा है, an से an वाला कट गया इसमें। अब हमारे पास बच गया, कितना बचेगा, a प्लस एन बी और n प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमने nवा समांतर माध्य हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं समांतर श्रेणी के गुण देखते हैं। तो ये हमारे समांतर श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। नंबर 1 है इसमें, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे हमने एक समांतर श्रेणी लिख ली, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इसे समांतर श्रेणी हो गई। इसके हमने प्रत्येक पद में p प्लस माइनस b जोड़ दिया। तो हम देखते हैं जो हमारे पास ये आई है, ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसका सार्वंतर क्या है, इसमें d है और इसका प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया, a प्लस माइनस b। तो हमें इसमें देखते हैं कि इससे स्पष्ट है कि सार्वंतर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसका प्रथम पद क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा गुण क्या है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा या भाग की जाए तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। हमने जैसे लिखा पहले, समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d के प्रत्येक पद में हमने क्या करा, b से गुणा की। गुणा करने के बाद जो नई श्रेणी आई हमारी, वो ab प्लस डी इंटू बी, a प्लस 2d इंटू बी। कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो हम देख रहे हैं कि नई श्रेणी का पहला पद ab तथा सार्वंतर db है, जो मूल श्रेणी के पहले पद तथा सार्वंतर से भिन्न है। जबकि हमने पहले वाले गुण में देखा था कि जब हम कोई राशि जोड़ी या घटाई जाती है तो उसमें केवल प्रथम पद ही परिवर्तित होता है, सार्वंतर चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम, वो प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये रहेंगे समांतर श्रेणी ही। अब समांतर श्रेणी के इस गुण में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अब हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर जो नई श्रेणी बनी है, b अपॉन a प्लस डी अपॉन बी, a प्लस 2d अपॉन b, ये भी कैसी है, समांतर श्रेणी में है। तो इसमें से नई श्रेणी का पहला पद कितना हो गया, a अपॉन बी, और सार्वंतर हो गया d अपॉन बी, जो मूल श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर से ये भिन्न है। समांतर श्रेणी का तीसरा गुण है, दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। जैसे पहला है इसमें समांतर श्रेणी हमने एक लिखी, a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1, ये पहली समांतर श्रेणी होगी। दूसरी समांतर a2 करके हमने लिख ली। तो इनके संगत पदों को जब हम जोड़ते हैं तो जो नई श्रेणी बनी है वो क्या होगी, a1 प्लस a2 और a1 प्लस a2 प्लस d1 d2, a1 प्लस a2 प्लस 2d1 2d2, ये भी क्या हो गई हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो जिसका पहला पद क्या हो गया, a1 प्लस a2 तथा सार्वंतर क्या हो गया, d1 प्लस d2 है, जो मूल श्रेणी है उससे भिन्न है। अब समांतर श्रेणी के तीसरे गुण में अब हमने क्या करेंगे, घटाने पर। एक समांतर श्रेणी हमने ले ली
और इसके संगत हमने दूसरी समांतर श्रेणी लिख ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, इनके संगत पदों को हमने क्या करा, घटा दिया। तो घटाने के बाद आया हमारा a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a2 प्लस d1 माइनस d2। इसी तरह से a1 माइनस a2 प्लस 2d1 माइनस 2d2। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो जिसका पहला पद कितना हो गया, a1 माइनस a2 तथा सार्वंतर a वो d1 माइनस d2 है। अब देखिए समांतर श्रेणी का चौथा गुण, दो समांतर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफलों तथा भागफलों से बनी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी नहीं होती है। जैसे एक हमने समांतर श्रेणी ले ली a1 प्लस d1 प्लस a1 प्लस 2d1, ये पहली समांतर श्रेणी होगी। दूसरी समांतर श्रेणी हमने ले ली a2 प्लस d2 प्लस a2 प्लस 2d2, ये दूसरी समांतर। इनको ये हमने संगत पदों को गुणा करने पर जो नई श्रेणी बनी वो हमारी बनी है a1 प्लस d1 a2 प्लस d2, ये हमारी दूसरी संगत पदों को गुणा करने से बनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए समांतर श्रेणी के चौथे गुण में अब हमने क्या करा है, समांतर श्रेणी ले ली, एक ये है हो गई, एक दूसरी हो गई। इनके संगत पदों को हमने क्या करा, भाग करने पर जो हमें नई श्रेणी प्राप्त हुई है वो a1 अपॉन a2, a1 प्लस d1 अपॉन a2 प्लस d2 प्लस a1 प्लस 2d1 अपॉन a2 अपॉन 2d2, ये हमारी नई श्रेणी प्राप्त हुई है। लेकिन ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली कौन सी बात है कि समांतर श्रेणी में कोई तीन संख्या लेनी हो तो उन्हें हमें a माइनस डी, a और a प्लस डी माननी चाहिए। अगर हमें समांतर श्रेणी में कोई चार संख्याएं लेनी हो तो कौन कौन सी होंगी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d माननी चाहिए। अगर समांतर श्रेणी में हमें कोई पांच संख्याएं लेनी हो तो कौन कौन सी होनी चाहिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d माननी चाहिए। और सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n माननी चाहिए, तब nवां और n प्लस 1वां पद दो मध्य पद होंगे। विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होती है, 2n प्लस 1 माननी चाहिए, और तब n प्लस 1वां पद कैसा होगा, मध्य पद होगा। और नंबर 6 है समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो साथियों, मैंने समांतर श्रेणी को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अंत में मैं यही कहता हूं कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।